हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। पर आज़ादी के बाद शहरों में रहने वाले लोग तो तरक्की कर गए, क्योंकि शहर के लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है। पर आज़ादी के बाद गाँव की हालत में बहुत कम सुधार आया है। आज भी गांव के लोग रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, क्योंकि गांव में रोजगार के साधन ना के बराबर हैं। इसीलिए गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर रुख करते हैं। शहर के अंदर कुछ ऐसे दरिंद और बेरहम लोग होते हैं जो मासूम भोले भाले लोगों को अपने जाल में फांसते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्राइम स्टोरी में आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी बताएंगे जिस कहानी में दर्द भी है, तड़प भी है और मजबूरी भी है और दरिंदगी भी है। ये कहानी आपके दिल को झकझोर कर देगी। आपको कुछ बेरहम इंसानों से नफरत हो जाएगी। ये कहानी सुरेश मांझी की है, जो मूल रूप से बिहार के सिवान के गोरिया कोठी के पीपरा गांव का रहने वाला था। सुरेश मांझी की उम्र लगभग 30 से 32 साल की होगी। बिहार से रोजगार की तलाश में कई साल पहले अपने परिवार के साथ कानपुर आया था। पूरा परिवार यशोदानगर की झुग्गियों में रहने लगा। पेट भरने के लिए सभी लोग मजदूरी करते थे। सुरेश मांझी की करीब 8-9 साल पहले शादी हो गई थी। पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। अपना पेट और परिवार का पेट भरने के लिए सुरेश रोजाना मेहनत करता था। वो रोजाना भूख से और गरीबी से जंग लड़ता रहता था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। सुरेश अंदर से टूट गया था, मानो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। पर पेट की आग और अपनी बेटी का चेहरा देखकर सुरेश फिर से मजदूरी पे जाने लगा और अपनी बेटी को अपने भाई की पत्नी के पास छोड़ जाता। सुरेश ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि बेटी को पालने की चिंता। उसको कानपुर के नौबस्ता किदवई नगर में काम मिल जाता, इतना कि खाने पीने का खर्चा निकल जाए। कभी काम नहीं मिलता तो वे कानपुर में मजदूरों की मंडी में चला जाता था। हर सुबह इन मंडियों में मजदूरों का जमावड़ा लगता है और लोग हुनर के हिसाब से उनको ले जाते हैं और हुनर के हिसाब से उनको काम देते थे। यदि कोई मजदूर है तो उसको मजदूरी का काम दिया जाता था, कोई मिस्त्री है तो उसको मिस्त्री का काम दिया जाता था। मई जून की जला देने वाली गर्मी पड़ रही थी। एक दिन सुरेश को किदवई नगर में काम नहीं मिलता है। वो कानपुर की मंडी आ जाता है। वो मंडी में खड़ा था। विजय नाम का शख्स आता है और सुरेश से पूछता है कि क्या तुम काम करोगे, मैं तुम्हें बढ़िया पैसे दूंगा। सुरेश को काम की बहुत जरूरत थी। सुरेश तुरंत तैयार हो गया। दोनों ई रिक्शे से झरकटी की तरफ चल पड़े। झरकटी में कानपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है। रेल की पटरियों के किनारे झुग्गियां बसी हुई थी। विजय चालाकी से सुरेश को एक झुग्गी में ले गया। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद अचानक सुरेश को 2-3 लोग पकड़ लेते। सुरेश संभल पाता इससे पहले ही उसकी आंखों में केमिकल डाल दिया जाता है। सुरेश दर्द और जलन से चीख और चिल्ला रहा था। आसपास के लोग सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुरेश को सोल डालकर अंदर ले जाया जाता है। बस के शोर में यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। विजय ने सुरेश को अपने घर काफी दिनों तक रखा। उसकी बहन तारा जड़ी बूटी लाती थी। सुरेश को आंखों में दर्द होता था तो तारा उसमें से कोई तरल पदार्थ सुरेश की आंखों में डाल देती। धीरे धीरे सुरेश की आंखों की रोशनी कम होने लगी और तारामती वो तरल पदार्थ हर रोज सुरेश की आंखों में डालती थी और जिससे धीरे धीरे सुरेश की आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि वो लोग सुरेश को अंधा करना चाहते। सुरेश के कुछ पूछने पर बदले में उसे पिटाई मिलती थी। सुरेश समझ चुका था कि अब तो उसे ईश्वर ही बचाएगा। एक रात विजय ने सुरेश का हाथ पैर बांधता है और नौबस्ते ले आता है। सुरेश को मछरिया इलाके के एक घर में रखा जाता है। सुरेश बार बार पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, परंतु दूसरा आदमी सिर्फ यही कहता था कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। जब सुरेश इनकार करता तो उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता था। 2-3 लोग उसे उठाकर पटक देते थे, एक बार नहीं कई बार। सुरेश चोट और दर्द से बेहाल हो जाता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। सुरेश को हर रोज खाने में 2 रोटी और बेतहाशा मारपीट मिलती। सुरेश जब दर्द से झटपटाता तो उसे एक इंजेक्शन लगा दिया जाता था। दर्द का पता ही नहीं चलता, लेकिन इलाज कभी नहीं कराया गया। यहाँ उसे 12 दिन तक
रखा गया। एक दिन विजय उस तरह लेकर आता है जिससे सुरेश का सिर के बाल काट देता। इसके बाद शुरू हुआ इंसानों को बेचने का काम, जिसे कानूनी भाषा में मानव तस्करी कहा जाता है। विजय की बहन तारामती और उसके बहनोई राजेश ने सुरेश को राज और उसकी माँ आशा को 70,000 रुपए में बेच दिया जाता है। सुरेश को रात के अंधेरे में कानपुर सेंट्रल स्टेशन भेजा जाता है, क्योंकि सुरेश अब देख नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था। गोरखधाम एक्सप्रेस की ट्रेन की अनाउंसमेंट उसके कानों में बार बार गूंज रही और सुरेश को दिव्यांग कोच से दिल्ली ले जाया गया। अगली सुबह सुरेश दिल्ली पहुंच जाता है। जो लोग उसे कानपुर से दिल्ली लाए थे वो लोग नागलोई ले जाते हैं। नागलोई में उनका जो ठिकाना था वो बहुत ही अंदर था। वहां पहुंचने के लिए दूर तक पैदल चलना पड़ता था। रेलवे लाइन के किनारे गली नंबर 10 में बनी झुग्गियों में काफी लोग थे। उनके बीच में सुरेश को रखा गया। इन सभी लोगों का काम केवल भीख मांगना था। भीख मांगने का काम सुबह 4 बजे से शुरू होता। ज्यादा मौकों पर रेलवे प्लेटफॉर्म के पास भीख मांगनी पड़ती। लकड़ी की एक गाड़ी में सुरेश को बिठाया जाता था। एक बार में 7-8 लोग भीख मांगने के लिए जाते थे। ऐसे कई ग्रुप बनाए जाते। कभी किसी बेसहारा व्यक्ति ने भीख मांगने से इनकार कर दिया तो उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटा जाता था और गरम सरिया उसके हाथ पे या पैर पे लगाया जाता। कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत की तो उसे 2 मंजिल घर से नीचे फेंक दिया जाता था। इन लोगों को दिन में एक बार खाना दिया जाता था। खाना गाड़ी में आता था जो उस जगह से दूर था जहां ये लोग भीख मांगते थे। भूख से तड़पते लोग 2 रोटी लेने जाते थे। सुरेश की मजबूरी थी कि उसे अब दिखता नहीं था। रेल पटरी के किनारे टटोलते हुए आवाज के अंदाजे सुरेश खाने की गाड़ी तक पहुंच जाता। जब पेट की आग सुलगती तो सुरेश तेज भागता, इतनी तेज कि कहीं रोटी खत्म ना हो जाए। इस भागम भाग में कई बार पटरी पर गिर जाता था। हाथ टूट जाते थे और पैर टूट जाते थे और बहुत सारा खून बह जाता था, लेकिन शायद किसी रहम दिल तक उसकी आवाज नहीं पहुंची थी। 2 रोटी खाने के बाद भीख मांगने का काम फिर शुरू हो जाता था। बेगर माफिया ने एक नौजवान को विकलांग बना दिया था। सुरेश के पास हैवानियत की बहुत सारी कहानियां। नांगलोई की जिस झुग्गी में उसे रखा गया वहां ऊंची आवाज में बात करना मना था। खाना तो 24 घंटे में एक बार मिलता था। किसी को प्यास लगे तो धीमी आवाज में ही पानी मांगना पड़ता था। यदि आवाज ऊंची हो जाती तो लात घूंस तमाचे मिलते थे। सुरेश के कई बार तेज बोलने की वजह से उसे इतनी मार पड़ती थी कि उसके जबड़े टूट चुके थे। महीनों तक इतना दर्द होता था कि वे खाना भी आराम से नहीं चबा पाता था। सुरेश जिस लकड़ी की गाड़ी पर बैठकर भीख मांगता था उसे कोई दूसरा व्यक्ति चलाता था। दर्द और खौफ के इस माहौल में सुरेश की कभी हिम्मत ही नहीं कि वे चिल्लाकर लोगों को बता सके, क्योंकि सुरेश को पता था कि जब उसे अगवा किया गया तो वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए। हर दिन भीख में 1000-1500 रुपए मिलते थे, लेकिन दरिंदों का पेट इससे भी नहीं भरता था। लगातार नशे के इंजेक्शन और मारपीट और दरिंदगी का असर यह हुआ कि सुरेश का शरीर के बहुत सारे हिस्से जल गए। जब वहसियों को लगा कि सुरेश मर जाएगा तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इलाज में 35 से 50,000 तक का खर्चा होगा। सुरेश को खरीदने वालों में आपस में बातचीत हुई। जब इसे 70,000 रुपए में हमने खरीदा है तो इलाज में हम 35 से 50,000 क्यों खर्च करें। तय हुआ कि सुरेश को वापस कानपुर भेज दिया जाएगा। 30 अक्टूबर को सुरेश को गोरखधाम एक्सप्रेस से वापस कानपुर लाया जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी उसे हिदायत दी जाती है कि अगर उसने कोई शोर शराबा या चीखने की कोशिश की तो उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। मौत के डर से सुरेश खामोश रहा और कानपुर आ गया। किसी तरह से वह कानपुर के किदवई नगर इलाके में पहुंच गया। नवंबर के महीने में एक सुबह सुरेश ने एक चबूतरे पर एक ऐसी आवाज सुनी जिसे वो जानता था। दुकान के मालिक को सुरेश ने कहा कि घर फोन कर दो। दुकान मालिक उसे पहचान नहीं सका। सुरेश देख नहीं सकता था लेकिन बताने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि मेरा नाम सुरेश है और मेरे भाइयों का नाम लल्लन और दरोगा है। दुकान का मालिक हैरान था क्योंकि जब उसने पहले सुरेश को देखा था तो वो एक अच्छा खासा नौजवान था। सुरेश के भाई को फोन किया जाता है। इससे पहले सुरेश
खुद चलता था और देखता था और बोलता था, लेकिन अब वो दूसरों पर निर्भर हो चुका था। देख नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं पाता था और चल नहीं पाता था। सुरेश वापस अपने भाइयों के पास पहुंच चुका था। सुरेश की कहानी से यशोदा नगर झुग्गी बस्ती के लोग हैरान थे। खबर पार्षद प्रशांत शुक्ला तक पहुंची। प्रशांत झुग्गियों में पहुंचे और सुरेश की पूरी कहानी सुनी और उसके होश उड़ गए, क्योंकि सुरेश की कहानी इतनी दर्द भरी थी कि लोगों के आंखों से आंसू निकल गए। 6 महीने लगातार भीख मांगने की वजह से सुरेश की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। लाला लाजपत राय अस्पताल में सुरेश को भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसके शरीर की जांच की। जांच में पता चला कि सुरेश के शरीर पर कई जगह चोट के निशान बने हुए। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसकी एक आंख खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दूसरी आंख की रोशनी आने की बहुत ही कम उम्मीद है। नौबस्ता थाना में बड़े हंगामे के बाद रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सुरेश मांझी ने बताया कि जब उसे अगवा किया गया था और अगवा कर जिस जगह रखा गया था तो वहां आसपास मंदिर की घंटियां बज रही थी। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि वो जगह कानपुर की नौबस्ता के गुलाबी बिल्डिंग के पास है। पुलिस को सुराग मिल चुका था। इसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और राज और उसकी मां को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी आवाज सुरेश मांझी को सुनाई जाती है। सुरेश मांझी जैसे आवाज सुनता है वैसे वे चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि इन्हीं लोगों ने मुझे अगवा किया था। सुरेश मांझी के साथ जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई थी उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लेगी, लेकिन क्या सुरेश मांझी की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो पाएगी? क्या वो फिर से देख पाएगा? सुरेश आज हमारे समाज से पूछता है। जब सुरेश भीख मांगता था तो उस पर किसी को कोई दया नहीं आई थी, किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से हम मोटिवेट होते हैं।